दोस्तों नमस्कार। हम लोग इंडियन इकोनॉमी में टैक्सेशन पढ़ रहे थे। कल टैक्सेशन की क्लास हुई थी और आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कर के प्रकार। तो टैक्स कितने टाइप का होता है? तो टैक्स होता है दो टाइप का। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स और एक को कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, हम कैसे समझेंगे कि कोई भी कर यह प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है कि अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है? इसके लिए दो बातों को आप समझिए। एक को कहते हैं कराधान और दूसरे को कहा जाता है करापात। ठीक है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इंपैक्ट ऑफ टैक्स। तो देखो, जब जब कराधान व करापात एक ही बिंदु पर हो तो उसे कहेंगे प्रत्यक्ष कर, उसे कहेंगे डायरेक्ट टैक्स। और जब कराधान व करापात अलग अलग बिंदु पर हो तो उसे कहेंगे अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? When incidence of tax and impact of tax both are at same point, तो सेम पॉइंट पे होगा तो डायरेक्ट टैक्स और डिफरेंट पॉइंट पे होगा तो इनडायरेक्ट टैक्स। देखो, ये बहुत कठिन शब्द हो गया, इसको आसान करके समझो। कराधान मतलब किस पर कर लगा है। करापात मतलब इस कर का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, कौन चुकाएगा। क्लियर? अब देखो, हमारे पास एक टैक्स है, एग्जाम्पल के तौर बता रहे हैं, इनकम टैक्स। कौन सा टैक्स है? इनकम टैक्स। रामू काका सैलरी पाएंगे, रामू काका पैसा कमाएंगे तो रामू काका के ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। उसका भुगतान कौन करेगा? रामू काका। बात समझ आ रही है? इसका मतलब जिस व्यक्ति के ऊपर टैक्स लगा वही व्यक्ति उस टैक्स का भुगतान करेगा। यदि मेरी इनकम है तो इनकम टैक्स मैं भरूंगा, मेरी इनकम पे इनकम टैक्स कोई और नहीं भरेगा। क्लियर? इसका मतलब कि मुझ पे लगा है तो प्रभाव भी मेरे ऊपर पड़ रहा है, चुकाने की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। इसका मतलब कराधान और करापात एक ही बिंदु पे है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि टैक्स लगा हो किसी और के ऊपर और चुका कोई और रहा है। कैसे? जैसे मान लो एक कंपनी है, कंपनी बना रही है माचिस। क्या बना रही है? कंपनी बना रही है माचिस। तो कंपनी के माचिस के उत्पादन पर सरकार ने टैक्स लगाया हुआ है। कितना? 1 रुपए की, मान लो 1 रुपए की माचिस है, 10 पैसे क्या है? टैक्स है। किस पे लगा है? कंपनी पे। काहे के लिए? कंपनी माचिस का उत्पादन कर रही है। ठीक? तो कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने 10 पैसे खुद न देकर माचिस के रेट में 10 पैसे जोड़ दिया। अब ये माचिस हो गया 1 रुपया 10 पैसे का। तो उस 10 पैसे का भुगतान किसने किया? जिसने माचिस को खरीदा। टैक्स लगा था कंपनी के ऊपर, लेकिन कंपनी ने खुद वो टैक्स न भर के किसी और से भरवा दिया। किससे भरवा दिया? अपने कस्टमर से। ठीक है? तो कराधान कंपनी के ऊपर और करापात उपभोक्ता के ऊपर, खरीदार के ऊपर। तो यहाँ पे कराधान और करापात दो अलग अलग बिंदु माने जाएंगे। ठीक है?
जैसे कारपोरेट टैक्स है, तो कारपोरेट टैक्स कंपनी के लाभ पे लगने वाला कर है। तो किसके ऊपर लगेगा? कंपनी पे। चुकाएगा कौन? कंपनी चुकाएगी। तो कारपोरेट टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, लेकिन जीएसटी वो इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है। आमतौर पे एक बात और समझिए, गुड्स और सर्विस, गुड्स और सर्विस के ऊपर जो भी टैक्स लगता है वो सभी क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक। तो कराधान करापात अलग अलग बिंदु पे होगा तो इनडायरेक्ट टैक्स होगा। गुड्स और सर्विस के ऊपर लगने वाला जो टैक्स होगा वो क्या होगा? वो भी इनडायरेक्ट टैक्स होगा। ठीक। अब एक बात और समझ लीजिए कि यहां पर कर का बोझ, यहां पर मतलब डायरेक्ट टैक्स में कर का बोझ दूसरे पर नहीं टाल सकते। ठीक है। और यहां पे कर का बोझ क्या कर सकते हैं? टाल सकते हैं। क्लियर? कर का बोझ दूसरे पर टाल सकते हैं। बात समझ आ गई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में? क्लियर? और एक बात और देख तो थोड़ा सा कि मैंने कहा कि गुड्स और सर्विस, तो ये गुड्स क्या होता है, सर्विस क्या होता है? जो भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है, गुड्स मतलब वस्तुएं, सर्विस मतलब सेवाएं। ठीक है। तो देखो, जो भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है, फिजिकल ऑब्जेक्ट मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसे हम छू सकें, देख सकें, ये सब क्या है? ये सब वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक। और जिनको हम केवल फील कर सकें, ये क्या है? सर्विस है। क्लियर? सर्विस को हम टच नहीं कर सकते, सर्विस को हम देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं। ठीक भाई? चलो, अब बात आती है, ये तो हो गया डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। एक आता है करारोपण का तरीका। करारोपण का तरीका, टैक्स तो लगेगा लेकिन टैक्स का तरीका क्या है? तो इसके मुख्य रूप से दो तरीके हैं। पहला तरीका है मूल्यानुसार, मूल्यानुसार कर। ठीक है। और दूसरा है विशिष्ट कर। मूल्यानुसार कर और विशिष्ट कर। मूल्यानुसार कर का मतलब होता है वस्तु के मूल्य के अनुसार कर लगाना। ठीक है। और विशिष्ट कर का मतलब किसी विशिष्ट लक्षण के आधार पर कर लगाना। ठीक है। तो ये दो प्रकार से करारोपण हो सकता है। चलो भाई, अब आते हैं, देखो डायरेक्ट टैक्स में
कुछ टैक्स ऐसे हैं जिनको हम पढ़ते हैं। पहला होता है निगम कर। निगम कर को कहा जाता है कारपोरेट टैक्स, निगम कर। तो पहला पॉइंट क्या है, कंपनियों से वसूला जाता है। पहला प्रश्न तो यही है, निगम कर किसके ऊपर लगेगा, और नगर निगम में समझ लीजिएगा, निगम कर किसके ऊपर लगेगा, कंपनियों पर। तो कंपनियों से जो वसूले जाने वाला कर है वो क्या है, वो निगम कर है। ठीक। अब कंपनी से कैसे वसूलेंगे, तो लिखेंगे कंपनियों के शुद्ध लाभ पर लगने वाला कर है। मान लो कोई कंपनी है जिसका टर्नओवर है 1000 करोड़ और कंपनी का प्रॉफिट है 50 करोड़। तो 50 करोड़ पे लगने वाला टैक्स है, क्योंकि यही कंपनी का शुद्ध लाभ है। ओके। अगली बात, क्या ये सिर्फ प्राइवेट कंपनी को लगता है, तो नहीं, ये सरकारी कंपनी पे भी लगेगा और निजी कंपनी पे भी लगेगा। ठीक है। कौन सी कंपनियों पे लगेगा, तो जो कंपनियां कंपनी अधिनियम 2013 में पंजीकृत हैं। तो ऐसी कंपनियां जो कंपनी अधिनियम 2013 में पंजीकृत है। पहले ये कंपनी अधिनियम 1956 था, तो बाद में इसमें संशोधन हुआ तो कंपनी अधिनियम 2013 हो गया। तो जो कंपनियां कंपनी अधिनियम 2013 में पंजीकृत हैं, चाहे वो सरकारी कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, दोनों के शुद्ध लाभ पर लगने वाला कर है। ठीक है। अगली बात, अगर मान लो कोई कंपनी है, कंपनी का नाम है यक्स, कंपनी इंडिया में भी व्यापार कर रही है और कंपनी यूएसए में भी व्यापार कर रही है। तो इस टैक्स को कैसे देना है, तो ऐसे समझिए कि कंपनी जो है भारत में हुए कारोबार पर कर देना है। ये कंपनी, उसने जो भारत में कारोबार किया है उसी पर इसको टैक्स देना है। ऐसा नहीं है कि भारत के अलावा कहीं अमेरिका में कारोबार किया है, कहीं सऊदी अरब में किया है, कहीं पाकिस्तान में किया है, कहीं श्रीलंका में किया है, तो वहां के व्यापार पे भी इनको कर देना नहीं, ऐसा नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखेंगे। जो व्यापार भारत में किया है, जो कारोबार भारत में किया है, उसी पे देना है। ठीक है। चलो भाई, अब आता है निगम कर में कर की दर क्या है। ये काम आपको करना है। आप बजट उठाइए, जो नया वाला जो बजट पेश हुआ है, आप देखिए कि उसमें कॉर्पोरेट टैक्स की रेट क्या बताई गई है। वो आपकी करंट अफेयर्स का मामला है। मतलब बजट आता है तो कॉर्पोरेट टैक्स की जो दर होती है, रेट होता है, वो चेंज होता रहता है। ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा, मैं उसको बताने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरा ये जो क्लास है ये आपको फैक्ट रटाने का क्लास नहीं है। मैं इसलिए ये क्लास आपको कंटिन्यू कर रहा हूं ताकि आप कुछ बढ़िया चीज़ें सीख सकें आसानी से, जो आपको यूट्यूब पर इतना विस्तृत नहीं मिलता है। ठीक है। तो उसको आप देख लीजिएगा, कर की जो दर है उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है। हाँ, ये समझिएगा
कि जो भारतीय कंपनियां हैं उस पे कर की दर क्या है, विदेशी कंपनियों पे कर की दर क्या है, स्टार्टअप के लिए कर की दर क्या है, तो इसको अलग अलग करके आप देख लीजिएगा। अब अगला आता है जो डायरेक्ट टैक्स है, वो है इनकम टैक्स। वो क्या है? इनकम टैक्स। तो ये किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत आय पर लगने वाला कर है। ठीक है। तो यदि आप राज्य सरकार के कर्मचारी हो या आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हो या आप कोई प्राइवेट कर्मचारी ही क्यों ना हो, इस कर का भुगतान केंद्र सरकार को करना है। किसको करना है? केंद्र सरकार को। ठीक है। एक है आईटी एक्ट 1961, और इस बार के बजट में ये कहा गया कि नया कोई आईटी एक्ट आने वाला है, तो आएगा तो इसको अपने हिसाब से आप सही कर लीजिएगा। फिलहाल आईटी एक्ट 1961 है जो इन चीजों को जो है गवर्न करता है। ठीक है। अब इसके संबंध में जो करंट अफेयर्स है कि कितने लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया, और रिबेट कितना है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है, वो आप अपना देख लेंगे। ठीक है। देख लेंगे मतलब देख लेंगे। आइए अगली चीज देखते हैं। अगली चीज है पूंजी लाभ कर। पूंजी लाभ कर, कैपिटल गेन टैक्स। अब ये क्या है देखो, इसके बारे में लिखेंगे संपत्तियों के क्रय विक्रय पर होने वाले संपत्तियों के क्रय विक्रय पर प्राप्त पूंजी लाभ पर लगने वाला कर। ये क्या है? ये कैपिटल गेन टैक्स है, ये पूंजी लाभ कर है। मतलब आप कोई प्रॉपर्टी, कोई संपत्ति आप बेचते हैं तो आपको उसके बदले में जो प्रॉफिट होता है, जैसे मान लो आपने कोई जमीन खरीदा 10 लाख रुपए का, आपने उसको 50 लाख का बेच दिया। ठीक है। तो आपको क्या हुआ? आपको प्रॉफिट हुआ, संपत्तियों के क्रय विक्रय से होने वाला प्रॉफिट। ठीक है। अब देखो ये दो टाइप का है। एक को हम कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल, और एक को कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल। ठीक है। यदि क्रय विक्रय का अंतर 36 माह है। कितना है? 36 माह। 36 माह या उससे अधिक, तो इसे हम कहेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल। ठीक है। और यदि क्रय विक्रय का अंतर 36 माह से कम है। ये देखो क्या है, 36 माह का क्या चक्कर है, देखो ध्यान से। मान लो कोई फ्लैट है, ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपने इसको खरीदा। ठीक है।
36वां मतलब 3 साल। तो आपने इसको खरीदा 2021 में और बेच दिया 2023 में, कितना हुआ? 2 साल। 2 साल माने 24 महीने। तो ये 36 महीने से कम है। तो यदि ये 36 माह से कम है तो इस पे जो ट्रीटमेंट होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल का होगा, उसका उसका टैक्स रेट अलग है। ठीक है, उसका टैक्स रेट अलग है। और यदि 2021 में खरीद के आप इसको 2025 में बेचेंगे तो 36 महीने से ज्यादा हो गया, 3 साल से ज्यादा हो गया, तो इसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल कहेंगे और इस पे ट्रीटमेंट अलग तरीके से है। ठीक है, क्लियर भाई? तो वर्तमान में कैपिटल गेन टैक्स की दर क्या है लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए, इसको आप नोट करके रख लेंगे अपनी कॉपी में। अब देखो लेकिन यदि इसी परिसंपत्ति में जमीन हो, मकान हो, फ्लैट हो, तमाम चीजें हो, तो उसे हम 36 महीने का बैरियर लगाते हैं, 36 महीने से कम या 36 महीने से ज्यादा। लेकिन यदि शेयर बाजार, कंपनी का कोई शेयर हो, ठीक है, इसके लिए ये रिस्ट्रिक्शन 12 महीने ही है। यदि आपने कोई शेयर परचेज करके और इसे 12 महीने के पहले ही बेच दिया तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल, और यदि 12 महीने के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल। तो यहां दो अंतर समझिएगा। अंतर क्या है? यदि शेयर का मार्केट, यदि शेयर का मामला होगा तो वो हमारा जो कट ऑफ है वो 12 महीने का है, और शेयर के अलावा अन्य यदि कोई परिसंपत्ति होगी, जमीन, दुकान, मकान, फ्लैट, तमाम चीजें, तो उसका जो कट ऑफ है वो 36 महीने है। ओके, 36 से कम तो शॉर्ट टर्म और 36 से अधिक तो लॉन्ग टर्म। इसी तरीके से शेयर में 12 महीने से कम तो शॉर्ट टर्म, 12 महीने से अधिक तो लॉन्ग टर्म। ओके, चलो भाई। अगला लिखिए। होता है मैट, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, न्यूनतम वैकल्पिक कर, मैट। इसे इंट्रोड्यूस किया था 1966 में। ठीक है, तो ये किन कंपनियों पे ये टैक्स लगता है? तो शून्य लाभ वाली कंपनी पर लगने वाला कर। ऐसी कंपनियों को क्या कहते हैं? ऐसी कंपनियों को कहते हैं कर शून्य कंपनी, कर शून्य कंपनी। ठीक है, अगला, बुक प्रॉफिट पर लगने वाला कर। बुक प्रॉफिट पर लगने वाला कर, इसका मतलब है कि जो उनके खाते में लाभ दर्ज किया जाता है उसे हम कह रहे हैं। ठीक है, अब होता क्या था कि ऐसी कंपनियां जो है वो कर छूट का लाभ उठाकर या जो उससे संबंधित जो कानून थे उस कानून की खामियों के कारण कुछ कंपनियां जो है वो टैक्स देने से बच जाती थी या कम टैक्स देती थी। ठीक है, तो बाद में कहा गया कि नहीं, ऐसे नहीं, इनको ऐसे हम नहीं छोड़ सकते हैं। देखो, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि ये क्या है मामला, समझो इसको। अभी आपने पढ़ा कारपोरेट टैक्स,
कारपोरेट टैक्स आपने पढ़ा, और क्या पढ़ा कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होगा उस पर लगने वाला कर। अब मान लो कंपनी का टर्नओवर है 1,000 करोड़, कंपनी का प्रॉफिट कितना है 100 करोड़, टैक्स कितना देना पड़ेगा 100 करोड़ पे। लेकिन यदि कंपनी कुछ ऐसा करे कि वह अपना प्रॉफिट 100 करोड़ से घटा के 50 करोड़ कर दे, तब तो इस 50 करोड़ पर टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा होगा कैसे, बात समझो। कंपनी ने अपने कुछ एम्प्लॉय रखे हुए हैं, और मान लो उसका एक एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी है 2 लाख रुपए। कितनी सैलरी है 2 लाख रुपए। ऐसे बहुत सारे उसके एम्प्लॉय होंगे, सैलरी इसकी कितनी है 2 लाख रुपए। ठीक है। अब कंपनी बोलेगी क्या, भैया ऐसा है, हम आपको ऑन पेपर कुछ और अमाउंट देंगे और एक्चुअल में कुछ और अमाउंट देंगे। तो एम्प्लॉय बोलेगा इससे मेरा फायदा, बोले हाँ फायदा होगा आपका, आपको आवास मिलेगा, घर मिलेगा आपको, क्योंकि बाहर आप जाएंगे घर किराया पे लेंगे। मैं आपको घर दे रहा हूँ, मैं आपको एक कार दे रहा हूँ, मैं आपको एक नौकर दे रहा हूँ, एक आपको ड्राइवर दूंगा, एक गार्ड दूंगा सिक्योरिटी वाला, आपके बच्चों को स्कूल में पढ़ाई, ठीक है, आपकी पत्नी को घूमना होगा तो उसकी व्यवस्था कर देंगे, तमाम चीजें। ये क्या दे रही है कंपनी, सुविधाएं। क्या दे रही हैं, सुविधाएं। और इन सुविधाओं को वो कहाँ ऐड कर रही है, अपने खर्चे में। कहाँ ऐड कर रही है, खर्चे में। एक्चुअल में ये सारे पैसे इसकी सैलरी से इसके एडजस्ट होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको इतना दे रहा है तो इसको साथ में ये भी दे रहा है, उसकी सैलरी से ही एडजस्ट होंगे। हाँ ये है कि उसका रेट कुछ अलग होगा, कुछ उसको हम बढ़ा के गवर्नमेंट के सामने दिखाएंगे। ठीक है। तो ऐसे करके क्या होता था कि थोड़ा थोड़ा टैक्स बचा लेते थे, लेकिन सरकार ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैट लाओ भाई, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। ऐसे काम नहीं चलने वाला है। ठीक है। चलो अगला चीज देखो, आजकल बड़ा फेमस चल रहा है, मतलब आजकल क्या फेमस था ही, अभी इसके बुरे दिन चल रहे हैं। देखो पहले एक आता था, पहले उसको देख लेते हैं फिर उसको पहले आता था डिविडेंड, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, DDT, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ठीक है। तो ये क्या होता था, कंपनियों द्वारा अर्जित सकल लाभांश पर लगने वाला कर। ठीक है। 2020-21 में सरकार ने इससे हाथ जोड़ लिया, मतलब एक खत्म करो भैया। ठीक है। क्यों खत्म किया गया, देखो मान लो एक ब्रोकर है, मैं नाम नहीं लूंगा ब्रोकर का, मान लो कोई ब्रोकर है ABC। ठीक है। इसके पास
1 लाख कस्टमर हैं, 1 लाख कस्टमर को थोड़ा 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 करके कंपनी में लाभांश मिल गया, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? सबका हिसाब किताब मांगेगी, सबसे टैक्स कलेक्ट करेगी। ठीक है, सरकार ने कहा ऐसा है, हम 1 लाख लोगों से हिसाब नहीं मांगेंगे। तुम ब्रोकर हो, तुम्हारे पास तो रिकॉर्ड है ही कि तुमने 1 लाख लोगों को कितना कितना जो है लाभांश बांटा है। एक काम करो, तुम ही टैक्स दो, ये सब कुछ छोड़ो। तो सबसे टैक्स न लेकर, सबसे टैक्स न लेकर एक ही से लेना। आप लोग देखते होंगे जब आप शेयर मार्केट में कोई शेयर परचेस सेल करते होगे ना, तो आपको अगर कोई प्रॉफिट होता है तो ब्रोकर जो है आपका टैक्स काट के आपको वापस करता ही है, वो टैक्स काट लेता है। तो टैक्स लेने का काम ब्रोकर का तो था नहीं, वो तो गवर्नमेंट का था। लेकिन गवर्नमेंट के बिहाफ पे ब्रोकर ने आपसे टैक्स काट के किसको दिया? गवर्नमेंट को दिया। ठीक है, तो 1 लाख लोगों का खाता बही चेक करने से बढ़िया है कि एक ही का चेक करो, जो सबका मालिक है। तो सबका मालिक कौन है? एक है, ये ब्रोकर। ठीक भाई, अब अगला आता है बाई बैक टैक्स। बाई बैक टैक्स, ये क्या है? अपना शेयर खुद ही खरीद कर लाभ प्राप्त करना। ये क्या बोला है? अपना शेयर खुद ही खरीद कर लाभ प्राप्त करना। देखो ये क्या भैया, मान लो एक कंपनी है। कौन है? एक कंपनी है, कंपनी ने शेयर जारी किया। शेयर की वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। ठीक है, अब इसके बहुत सारे शेयर होल्डर थे, तो सबने जो है 100-100 रुपए का शेयर खरीद लिया। तो कंपनी ने कितने का शेयर बेचा? 100 रुपए का। मार्केट गिरना शुरू हुआ, मान लो मार्केट गिर रहा है, 90 हो गया, तो इन लोगों ने शेयर बेचना शुरू किया। इस कंपनी को पता है आज नहीं तो कल तो बढ़ेंगे ही, ये तो मार्केट है, ये उठता गिरता रहता है। इसने यही शेयर फिर से खरीद लिया अपना, लाओ छोड़ो हटाओ, तुमको नहीं पसंद, लाओ मेरा वापस करो। तो 100 का बेचा था, 90 का खरीदा, कितने का प्रॉफिट? 10 का। 10 पे टैक्स देना पड़ेगा, इसे कहते हैं बाई बैक टैक्स। अपना शेयर खुद ही खरीद कर लाभ कमा लेना। ठीक है, ऐसा बहुत होता है। ये शेयर मार्केट के जो पछड़े हैं ना, ये ऐसे ही है। शेयर मार्केट जो आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, तो मैं बताऊंगा आपको। अगला आता है टीडीएस। ठीक है, इसे कहते हैं कर स्रोत पर कटौती। ठीक है, टैक्स डिडक्शन ऑन सोर्स, कर स्रोत पर कटौती। अब देखो क्या है, ये कह रहे हैं कि पहले ही टैक्स काट कर वेतन देना, पहले ही टैक्स काट कर वेतन देना। टैक्स कौन काटेगा? कंपनी। कटौती कौन करेगा? कंपनी करेगी। कौन करेगा कटौती? कंपनी करेगी।
सरकार को कब देगी? 3-3 माह पर। देखो भाई ऐसा समझो तुम्हारी सैलरी है 2 लाख रुपए, ठीक है, तो साल भर की कितनी सैलरी हो गई? 24 लाख। अब मान लो तुम्हारा टैक्स बन रहा है 2.5 लाख रुपए। साल भर का टैक्स कितना बन रहा है? 2.5 लाख रुपए। अब कंपनी वाले ने क्या किया, इसने तुम्हें 2 लाख रुपए सैलरी ना देके 1,80,000 दिया। 20,000 क्या किया? टैक्स का काट लिया। कितना काटा? टैक्स का। टैक्स काट के ही सैलरी को देना, पहले से ही काट लो। तो 20,000 हर महीने काटा, तो 12 महीने का कितना हुआ? 2,40,000। टैक्स बन कितना रहा था? मान लो 2.5 लाख का। अब तुमको कितना टैक्स देना पड़ेगा? केवल 10,000 देना पड़ेगा। ऐसे कितना देना पड़ता? 2.5 लाख देना पड़ता, ठीक है। तो हर महीने 20-20,000 इसने काट के, इससे फायदा क्या हुआ? गवर्नमेंट को एडवांस में पहले से टैक्स मिल गया। जो पैसा गवर्नमेंट को 1 साल बाद मिलता, पैसा गवर्नमेंट को 3-3 महीने पे मिल रहा है। एम्प्लॉय को क्या फायदा है? एम्प्लॉय पे जो 2.5 लाख रुपए का बर्डन साल में एक बार पड़ता, वो नहीं पड़ रहा है, उसको हर महीने थोड़ा थोड़ा बर्डन पड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? ये टीडीएस है। एक होता है गूगल टैक्स, नाम है इसका गूगल टैक्स। इसी को कहते हैं इक्वलाइजेशन लेवी टैक्स। इक्वलाइजेशन लेवी टैक्स, ये क्या है? अब देखो हम लोगों ने जितना टैक्स अब तक पढ़ा है, इसमें कंपनी या तो भारत में थी, व्यक्ति या तो भारत में था। अब हम उस पर टैक्स लगा रहे हैं, उस पर टैक्स लगा रहे हैं जिसकी उपस्थिति भारत में नहीं है, ठीक है। मतलब किसी ने कोई एप्लीकेशन बना दिया है जर्मनी में बैठ के, और यहां से हम लोग बैठ के यूज कर रहे हैं उसका, ठीक है। और आज का लास्ट है, इसके बाद हम आपको इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाएंगे, और इनडायरेक्ट टैक्स में मेनली क्या पढ़ाएंगे? जीएसटी। जीएसटी का क्लास लंबा चलेगा, लेकिन आज का लास्ट देख लेते हैं। इसे कहते हैं डिजिटल सर्विस टैक्स। डिजिटल सर्विस टैक्स किस पे लगता है? तो जो मल्टी नेशनल कंपनियां होती हैं, क्या बोलते हैं? MNC, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों पे लगता है। ये ऐसी कंपनियों पे लगेगा जिनका व्यापार, जिनकी शाखाएं, जिनके ब्रांच, जिनकी कंपनियां एक से अधिक देशों में है, ठीक है। अगली क्राइटेरिया क्या है? ऐसी कंपनियां जो डिजिटल सेवा प्रदाता होती है। तो कैसी कंपनी होगी? डिजिटल सेवा प्रदाता, डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। और क्या भाई? वार्षिक वैश्विक टर्नओवर। वार्षिक वैश्विक टर्नओवर कितना होना चाहिए? 2 करोड़ या उससे अधिक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गूगल, फॉर एग्जाम्पल गूगल, ठीक है। तो ये डायरेक्ट टैक्स था। डायरेक्ट टैक्स में जो मेन आपको पढ़ना था वो यही है। और
कल हम इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में चर्चा करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स में भी बेसिकली हम जीएसटी की बात करने वाले हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में अब वही रह भी गया है जो हमारे काम का है, जो हमको समझना चाहिए। हालांकि उसको ऐसा कहा जाता है कि अभी भी लोग उसको जो समझ ही रहे हैं, सरकार भी उसको समझ रही है, तो फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे कि शायद हम लोग भी थोड़ा बहुत समझ जाएं। ठीक है, तो देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, थोड़ा बताइए अपने दोस्तों को कि इकोनॉमिक्स का कंटेंट मिल रहा है बढ़िया सा फोकट में, उसका लाभ उठाएं। नमस्कार।